अमाइंस क्लास 12th का जो ये पीछे जो 3 चैप्टर हमने पढ़े ऑर्गेनिक के उससे छोटा चैप्टर है। बट यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शंस क्या होते हैं, कार्बिलमिन टेस्ट कौन सा होता है, हिंसबर्ग टेस्ट कहाँ से आ जाता है, ये क्या होता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्या नई नई चीजें आ गई है अमाइंस में। और इसमें तो समझ ही नहीं आता भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब में कंफ्यूजन होता रहता है, ये मुझे समझ नहीं आता। तो सारा कंफ्यूजन आपका आज के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने एंड तक पूरा देखा तो अमाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बोर्ड में, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम अमाइंस की बात करें तो अमाइंस होता क्या है, ये डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के। अब ये मत बोलना अमोनिया क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए। देखो, अगर कोई एन हो और तीनों तरफ हाइड्रोजन हो तो उसको कहते हैं अमोनिया। फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है कि नहीं, तो वो अमोनिया हो गया। ये तो अमोनिया है, ठीक है, सिंपल है ये तो अमोनिया। अब अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं और R ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दूं, अब ये R जो है ना, ये R या तो एल्काइल हो सकता है जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, या फिर ये एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है। एंड मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया और मैं R लेके आ गया, तो दोनों तरफ H है, तो क्या ये RNH2 है, तो ये होता है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन। अगर आपको कहीं भी नाइट्रोजन के साथ दो H2 दिख रहा है, यानी NH2 दिख रहा है, NH2 ग्रुप जहां भी हो, तो वो प्राइमरी अमाइन है। और अगर मान लो मैंने इसको भी हटाया, इसको हटाने जा रहा हूं, तो फिर कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे दो एल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। तो ये सेकेंडरी अमाइन है। फिर मैं तीसरे वाले हाइड्रोजन को भी हटाने जा रहा हूं, NR तो इसको बोलते हैं हम टर्सरी अमाइन। बस जो अमाइंस है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तक ही होते हैं। अब मान लो मेरे साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटा करके मैं ये लेके आ गया, एरोमेटिक रिंग लेके आ गया, और ये H है, ये H है, तो ये भी प्राइमरी अमाइन हो गया। अब यहां पे भी एक बेंजीन रिंग है और यहां भी एक बेंजीन रिंग है और ये H है, तो ये भी सेकेंडरी अमाइन हो गया। और अब मैंने मान लो तीनों तरफ बेंजीन रिंग लेके आ गया, तीनों तरफ अगर मैं बेंजीन रिंग लेके आ गया तो फिर ये है टर्सरी अमाइन। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में अंतर समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। देखो, अगर आपको NH2 ग्रुप दिखे, NH2, तो उसको बोलना प्राइमरी अमाइन। अगर NH दिखे तो उसको बोलना सेकेंडरी अमाइन। अगर N अकेला दिखे तो उसको बोलना टर्सरी अमाइन। कुछ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं इसमें कि इसके नाम कैसे देते हैं। तो देखो, ये NH2 ग्रुप है, तो मैं एक चेन बनाऊंगा यहाँ से, और मैं NH2 ग्रुप को इस साइड रखूंगा ना कि वो पहले नंबर पे आ जाए, मतलब मिनिमम मिनिमम नंबर पे आना चाहिए, पहला दूसरा तीसरे मिनिमम पे आना चाहिए, बस 1 2 3। तो मैथ एथ प्रोप प्रोप और एन है, तो प्रोपेन 1 अमाइन, तो ये हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। अब ये वाली जो चैन है, इसमें चाहे इधर से देखो 1 2 3, चाहे इधर से देखो 1 2 3, तब भी ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोपेन 2 अमाइन। अब अगर इसकी बात करें तो देखो, इसका नाम ध्यान से करना, समझ के कैसे, कि हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो कौन सी चैन बड़ी है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो ये वाली सबसे बड़ी चैन है, तो इसको इसमें इंक्लूड कर दिया। अब हम बोलेंगे N पे इथाइल है और N पे एक और बार इथाइल है, यानी कि N पे 2 बार इथाइल है, तो NN डाई इथाइल, क्या बोलेंगे इसको, NN डाई इथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनमाइन, ब्यूटेनमाइन, ब्यूटेनमाइन। अब इसकी बात अगर हम करें तो देखो, NH2 पहले पे होना चाहिए, तो पहले पे आ गया 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, मैथ एथ प्रोप प्रोप 2 पे इन है, प्रोप 2 इन 1 अमाइन, तो ये इसके नोमेनक्लेचर हो गए IUPAC के अकॉर्डिंग। अब ये NH2 अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं एनिलीन। ये हमारा प्यारा दोस्त है, ये हमारा प्यारा दोस्त अनिल है, अनिल, इसको हम कहते हैं एनिलीन। अब 1 2 3 4, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो पैरा वाली जो पोजीशन है उसमें ब्रोमो है, तो पैरा ब्रोमो, इसको आप 4 ब्रोमो भी बोल सकते हो, पैरा ब्रोमो
और अगर इसको हटा दिया तो कैसा लगेगा हमारा प्यारा दोस्त अनिल जैसा, एनिलीन, एनिलीन। अब इसको ध्यान से देखो, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया कि मैंने जो अनिल थे, अनिल जो मेरा दोस्त था उसके एक कान एच थे, एक कान एच थे, उसको हटा करके CH3 लेके आ गया वहां पे, उस कान की जगह मैंने CH3 लगा दिया, तो वही मैंने करा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं NN डाइमिथाइल, क्योंकि N पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं इसलिए NN डाइमिथाइल, और मेरा प्यारा दोस्त एनिल यानी एनिलीन। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है IUPAC नेमिंग। तो एक बार ध्यान से देख लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अमाइंस की प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। पहली मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब क्या होता है, CN, साइनाइड को नाइट्राइल भी कहा जाता है। तो ये RCN है, RCN में ना LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, और Na इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो LiAlH4 में कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन क्या होता है ना, 2 हाइड्रोजन इसके पास आ जाते हैं तो ये NH2 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे तो ये CH2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCH2 NH2, और यहाँ पे ये भी बन जाएगा RCH2 NH2। तो हाइड्रोजन जुड़ गया, रिडक्शन हो गया। अब दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं वो तो नाइट्राइल का रिडक्शन था, बट नाइट्रो कंपाउंड यानी NO2 वाला अगर होगा तब भी भाई रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन करेंगे FeHCl SnHCl की प्रेजेंस में, इसकी जगह ना हम ना रेनी निकल H2PT भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होता है, यानी थोड़ा अच्छा खासा रिडक्शन है। देखो 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें 2 वाटर निकल जाएगा, 2 वाटर निकल गया यानी कि 2H2O, यानी कि 4 हाइड्रोजन यहाँ चले गए, बाकी 6 में से कितना हाइड्रोजन अब यहाँ पे बचे, क्योंकि 6 हाइड्रोजन के साथ होता है यहाँ पे, तो 6 में से 4 हाइड्रोजन चले गए, 2 हाइड्रोजन बचा, तो ये 2 हाइड्रोजन जो है वो इस पे आ जाएंगे, यानी ये बन जाएगा RNH2, और ये अमाइन है। देन इसके बाद NO2 ग्रुप पे अगर देखो बेंजीन रिंग है ना डायरेक्ट अटैच, तब भी ये रिएक्शंस होगी, और सेम यही चीज होगी। देखो बेंजीन रिंग आ जाएगी, NO2 की जगह क्या कर रहा हूं मैं, NH2 लेके आ जा रहा हूँ, सिंपल, और 2 वाटर निकलता ही है इसमें भी। बाकी हम रिडक्शन ऑफ अमाइड भी कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड के लिए आपको पहले तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ अमाइड में क्या होगा, जो CO ग्रुप है ना उसको आप CH2 में बदल दो, सिंपल, बस सबसे आसान है। देखो 4H है तो 4H, 2 हाइड्रोजन इधर से आएगा, 2 हाइड्रोजन इधर से आएगा, ये बोलेगा भाई मैं वाटर लेके जा रहा हूँ, वाटर लेके चला गया, 2 हाइड्रोजन बोलेंगे मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो ये RCH2 NH2 बन जाएगा, ये बन गया अमाइन। चौथी मेथड है वो है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शंस क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, नेम रिएक्शंस है तो नेम रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। तो हॉफमैन ब्रोमाइड, इसमें क्या होता है, देखो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं HBD, यानी कि हैप्पी बर्थडे। अब हैप्पी बर्थडे में क्या करते हो भाई, अपने दोस्त के बर्थडे में जाते हो कि नहीं, अगर जाते हो या फिर अपने दोस्त को भी अपने बर्थडे बुलाते हो तो क्या करते हो, सबसे मेन चीज क्या करते हो, कुछ करो या ना करो, डांस वो तो शर्माते हैं कुछ लोग, तो नहीं करते, बट अगर आप करते हो एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या, केक काटना, तो केक काटते हो हैप्पी बर्थडे में, तो यहाँ पे भी हम केक काटेंगे। इसमें क्या होता है, अमाइड होता है, अमाइड, RCONH2 ग्रुप होता है। केक जो होता है, केक जहां से थोड़ा सा मतलब बाहर से हल्का सा निकल रहा होता है वहां से हम केक काट देते हैं, तो इसको ही बाहर से निकल रहा है तो केक काट दिया, तो इस वाले ग्रुप को हटा दिया, प्रोडक्ट बना RNH2, इसको काट के फेंक दिया, तो प्रोडक्ट क्या बना, RNH2, और ये तो अमाइन है। तो अगर मैं अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन Br2 से करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अब बेस KOH भी हो सकता है और NOH भी हो सकता है, इसीलिए इसको ब्रोम अमाइड भी कहते हैं। देखो ब्रोमामाइड यानी ब्रोम प्लस में अमाइड, तो अमाइड ये रहा, ब्रोम ये रहा, ब्रोम ये रहा, अमाइड ये रहा, सिंपल। तो KOH बेस ले लेते हैं, NOH ले लेते हैं, या फिर क्या होता है 2KBr निकल जाता है, K2CO3 निकल जाता है, 2 पानी निकल जाता है, और अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन बन गया। हॉफमैन अमोनोलाइसिस न्यूक्लियोफिल। देखो एक्चुअल में हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते भाई, साइंटिस्ट ने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की, ऐसा मत समझ लेना कि हैप्पी बर्थडे रिएक्शंस के फॉर्म में आएगा पेपर में। पांचवा है हॉफमैन अमोनोलाइसिस, तो ये ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेसिकली, इसमें एरोमेटिक अमाइंस नहीं बन सकते, ये याद रखना। इसमें क्या होता है, देखो RX होता है, अमोनिया होता है, RX अमोनिया से रिएक्ट करता है, ये बोलता है भाई XH, तू एक काम कर HX ले जा, HX को निकाल ले, तो अगर HX को निकाल लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, RNH2। फिर एक और RX आता है, वो कहता है मैं फिर से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ तो HX ले जाऊंगा मैं,
मैं आऊंगा तो HX ले जाऊंगा, तो वो क्या करता है, HX ले गया, तो इसमें क्या बचा, R NH और एक और R आ गया, आया कि नहीं। फिर उसके बाद दोबारा से RX आता है, तो वो कहता ले HX तू ले जा, तो माइनस HX उसमें से हट जाता है, फिर ये बन जाता है R N R R। अब फिर से क्या होता है, RX आता है, कहता है मैं फिर से आ रहा हूँ, वो कहता नहीं भाई जगह नहीं है मत आ, तब भी वो कहता नहीं मैं तो आऊंगा, तो R N R R। और ये फिर कहता है अमोनिया कि भाई मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, तो मैं प्लस हो जाऊंगा, तो ये प्लस हो जाता है और X माइनस बाहर घूमता रहता है। तो इसमें हो क्या रहा है देखो, RX एल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे बन रहा है प्राइमरी अमाइन, फिर उसके बाद सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, फिर टर्सरी अमाइन बन रहा है, फिर ये 4 डिग्री अमाइन बोल दो इसको, नहीं 4 डिग्री अमाइन नहीं होता है, इसको कहते हैं क्वाटरनरी साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ये अमोनियम का क्वाटरनरी साल्ट है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गया हॉफमैन अमोनालाइसिस। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली एक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखो, ये रिएक्शन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आकर रुक गई ना, वो आगे भी जा रही है भाई, आगे जाते जा रही है, यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी साल्ट सब मिक्सचर करके मिल रहा है। तो इसीलिए इसको ना अमाइन बनाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता भाई। कैसे अच्छा माना जाएगा, कभी प्राइमरी दे रहा है, कभी सेकेंडरी दे रहा है, कभी टर्सरी दे रहा है, कभी क्वाटरनरी दे रहा है, तो क्या फायदा, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, अच्छा नहीं माना जाता प्राइमरी अमाइन। अगर आपको मान लो अगर फिर भी आपको प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर करना है, तो आप पता है क्या करना होगा आपको, यहाँ पे NH3 को एक्सेस में लेना पड़ेगा, तभी जाकर अगर प्राइमरी अमाइन बनेगा। लेकिन एरोमेटिक अमाइन तो भाई इससे बनने नहीं वाला किसी भी सूरत में, कभी भी नहीं। अब छठी जो रिएक्शन है वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब थैलेमाइड क्या होता है याद है, पिछली बार हमने रिएक्शंस करी थी, तो CH3 देखो, याद है वो रिएक्शन जो हमने पिछली बार करी थी, क्या करा था हम यहां तक पहुंच गए थे, COOH COOH, उसमें क्या हो रहा था, उसमें NH3 आके रिएक्ट कर रहा था, तो ये ऐसा बन जा रहा था, ऐसा COO माइनस NH4 प्लस COO माइनस NH4 प्लस, तो यहां से NH3 हटाया था, फिर उसके बाद NH3 हटाने के बाद हम कहाँ पहुंचे थे, वो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है, उसके बाद हम यहाँ पहुंचे थे कि नहीं, यहाँ पे NH था कि नहीं, तो इस स्ट्रक्चर पे हम पहुंचे थे, पिछले वाले लेक्चर में हमने कर रखा है। थैलेमाइड की रिएक्शंस हमने कराई, KOH से बेस से कराई, तो हमें मिला देखो यहाँ से H है, यहाँ पे OH है, तो OH और H हट गया, यानी कि वाटर निकल गया, तो ये K यहाँ पे आ गया, अब ये NK बन गया। फिर RX आता है, बोलता है मैं आ रहा हूँ, तो कह रहा तू आ रहा है, अच्छा एक काम कर, तू जब आ रहा है तो भाई K को ले जा, तो KX साइड हो जाता है, तो KX यहां से चला जाता है, तो R आता है, कहता अब मैं NR बना दूंगा, तो NR बन गया। अब NOH एक्वस कंडीशन में आता है, एक्वस में NOH, फिर उसके बाद क्या होता है, वो इस तरह से आता है कि वो O माइनस Na प्लस O माइनस Na प्लस, यानी इस ये जो होता है ना जो जुड़ा हुआ है, इसको खोल देता है, तो इसने इसको खोल दिया। अब जब खोला तो भाई यहाँ से R को तो उठा के ले गया ना, R को उठा के ले गया, तो NH2 भी है वहां पे, तो RNH2 बना के प्राइमरी अमाइन बनाया इसने। तो ये जो रिएक्शंस होती है प्राइमरी अमाइन के लिए सुटेबल होती है। बट मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर यहाँ पे आप तो मुझे बोलोगे कि अगर यहाँ पे मान लो बेंजीन रिंग है तो भी ये बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे R की जगह बेंजीन रिंग है और NH2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनिल, हमारा दोस्त है ना वो, तो एनिलीन जो है वो बेसिकली नहीं बन पाएगा यहाँ पे, यानी कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कांट फॉर्म ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर एनिलीन बनने की कोशिश करेगा तो होता ये है कि जब बन रहा होता है, तो जब ये R आता है ना, अगर यहाँ पे RX है तो इसका मतलब ये X और यहाँ से बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, तो ये ना इसके साथ रिएक्शंस करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने के कारण वो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस जो है एंड में जाकर के नहीं बनता है, वो बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो ये वाली जो रिएक्शंस है इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि गैब्रियल थैलेमाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, गैब्रियल थैलेमाइड में प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन फॉर्म नहीं हो सकते, यानी एलिनीन वगैरह नहीं बन सकता यहाँ पे, कुछ भी एनिलीन्स वगैरह प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस यहाँ पे बन ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते यहाँ पे। अमाइंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर हम, तो सॉल्युबल होता है भाई, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन है तो उसमें देखो ये R NH2 ग्रुप है, NHH जुड़ा है R, और ये वाटर है HOH वाटर, और ये फिर से NHHR,
तो देखो HO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं, है ना, हो गई, ये भी हो गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यानी कि ये जो है सॉल्युबल हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी तो सॉल्युबल होगा, सिंपल सी बात है। देन इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े आसानी से बनती है। देखो ये प्राइमरी अमाइन है, एक ही R ग्रुप है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, तो इसमें ना ये रहा H, ये रहा N, तो इसमें देखो इसमें बड़े आसानी से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तगड़ा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो बॉइल नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहेंगे, तो उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी। अब मान लो ये सेकेंडरी अमाइन भी होता तो यहाँ पे R आ जाता और यहाँ पे R आ जाता, तब भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा होता, तो क्या प्रॉब्लम है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखो अगर टर्सरी अमाइन की बात करें तो क्या होगा, देखो तीनों तरफ R आ गया, तीनों तरफ R आ गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये R है ये N है, किससे बनाए भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गई इसकी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट है, टर्सरी अमाइन जो है उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए लो बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करो तो टर्सरी अमाइंस का सबसे कम हो गया, प्राइमरी का इससे ज्यादा होता है क्योंकि प्राइमरी में देखो दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, सिंपल इसीलिए। और जबकि अगर सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी में हाइड्रोजन कम हो गए, यानी कि हाइड्रोजन कम यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब ना बेसिक नेचर की बात करते हैं कि जो ये अमाइंस होते हैं उसके बेसिक नेचर कैसे होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है ये, देखो ध्यान से सुनना, ये तो अमोनिया है NHH और ये NH है और ये एक R ग्रुप आ गया यानी ये प्राइमरी अमाइन है, और ये 3 R आ गए तो यानी ये टर्सरी अमाइन है। तो टर्सरी अमाइन अब ध्यान से सुनना, NH3 के पास भी लोन पेयर है, RNH2 के पास भी लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर तो सबके पास है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट डिपेंड ये करता है ना भी वो लोन पेयर में से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसकी है, इलेक्ट्रॉन जो दे पाएगा लोन पेयर में से वही तो अच्छा बेस होगा, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें NH3 की तो ठीक है ये तो देने की कोशिश करेगा, दे सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान लो R ग्रुप आ जाए, जैसे ये R ग्रुप आ गया, तो R ग्रुप की एक खास बात होती है क्या कि वो ना प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अब ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो R ग्रुप के पास एक कैपेसिटी होती है कि ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये कहता है भाई मैं ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हूं, मेरे से जितने इलेक्ट्रॉन लेने ले 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 पकड़ इलेक्ट्रॉन पकड़ ले, तो ये यहाँ पे आ जाता है लोन पेयर में और इलेक्ट्रॉन समाहित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा हो गई, लोन पेयर देने की कैपेसिटी ज्यादा हो गई, यानी कि बेसिक ज्यादा हो गया। अब मान लो और R ग्रुप आ गए, एक और R ग्रुप आया, तो अब ये कह रहा है और भी आ गए, 3 आ गए एक साथ, तो कह रहा है भाई तू भी ले ले मेरे से, तू भी ले ले मेरे से, तू भी ले ले, तो ये सब कह रहे हैं कि मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो कोई बात नहीं। अब जितने ज्यादा R ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना आसान यानी कि बेसिसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी इंक्रीज, समझ आया ना। तो मोर R ग्रुप जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा, मोर बेसिक। सो बेसिसिटी का ऑर्डर अगर देखें तो देखो टर्सरी अमाइन में ज्यादा R ग्रुप होंगे, सेकेंडरी में 2 R ग्रुप होंगे, प्राइमरी में एक ही R ग्रुप होगा, तो जितने ज्यादा R उतने ज्यादा बेसिसिटी, तो टर्सरी में सबसे ज्यादा R यानी कि टर्सरी अमाइन का बेसिक नेचर ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। बट ऐसा ना सिर्फ गैसियस फेस में होता है, एक्वस फेस में ऐसा नहीं होता, गैसियस फेस में ही होता है। एक्वस फेस यानी कि जब मैं पानी में डालने लग जाऊं तो वहां पे कुछ और होने लगता है, अब वो क्या होता है ऐसा, बेसिक नेचर के एक्वस फेस में क्या होता है, एक्वस फेस में प्रॉब्लम ये होती है कि सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, पता नहीं क्या क्या आ जाता है इसमें, बहुत सारे के सारे फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। बोलते हैं ना केमिस्ट्री साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बोलते हैं कि नहीं, तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है यहाँ पे, हमने देखा था वहां पे कि ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी था, तो भाई इसको छेड़ने की क्या जरूरत थी, है क्यों छेड़ दिया इसको, तो भाई इसमें बहुत सारे इफेक्ट लग जाते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़, सॉल्वेशन इफेक्ट यानी कि घुलने का इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट तो पता ही है प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाला, माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो इतनी सारी चीजें आ जाती है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें ना क्या होता है 231 और 213 है, ये क्या होता है, तो ये वाला रूल फॉलो होता है। 231 मतलब होता है देखो दो, ये इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पे 3 लिखा है जबकि इसमें 1 लिखा है, तो 1 यानी कि एक कार्बन, मान लो 1 यानी कि एक कार्बन यानी कम कार्बन यानी कि मिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप जो होते हैं ना मिथाइल वाले, यानी जिसमें जितने भी NH2 ग्रुप होते हैं NH2 और उसके साथ अगर मैं मिथाइल लगा दूं
तो मेरा ये ऑर्डर आ जाएगा 231 213, ये हो जाएगा एक्वस फेज में। ऐसा हो जाता है बेसिक नेचर। मिथाइल ग्रुप की बात करूं तो, यानी समझाना जरा देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 2 डिग्री अमाइन होगा, 2 डिग्री अमाइन कैसा होगा, CH3N CH3H, ये 2 डिग्री हो गया। तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा है CH3NH2, ये प्राइमरी है, ये 2 डिग्री, ये प्राइमरी, क्योंकि 213 का रूल फॉलो हो रहा है ना इसमें। और ये हो गया CH3 3N, ये हो गया टर्सरी। तो मिथाइल ग्रुप में कौन सा फॉलो होता है, 213, 213 मिथाइल ग्रुप के लिए होता है। सिंपल से इसको याद भी कैसे रखोगे, सिंपल बड़ा आसान है, देखो कैसे, क्योंकि एक आ रहा है ना 2 के बाद, तो 2 के बाद एक आ रहा है, फिर बच गया 3, तो वही इसका ऑर्डर है 213, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री फिर 3 डिग्री बेसिक नेचर है। देन इसके बाद 231, यानी कि देखो 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 जो है बड़ा होता है, तो बड़ा होता है यानी कि मिथाइल से बड़ा ले लो, यानी इथाइल। तो इथाइल ग्रुप की बात हो रही है, इथाइल। तो इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप यानी कि समझ रहे हो, यानी कि C2H5 2NH, तो ये सेकेंडरी हो गया, उसका ज्यादा होता है। फिर उसके बाद टर्सरी का C2H5 होल थ्राइस N, ये टर्सरी हो गया। फिर उसके बाद C2H5 और इसके साथ क्या है NH2, क्यों NH2 क्यों है, क्योंकि प्राइमरी है इसीलिए। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। आप याद रखना, इसको एज इट इज भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। ये अमाइंस में जो इथाइल ग्रुप वाला होता है उसका ऑर्डर क्या होता है बेसिसिटी का, तो 231 होता है, और मिथाइल का 213 होता है। अब अगर हम एनिलीन और अमोनिया की बात करें, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आप देखो एनिलीन और अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो एनिलीन ऐसा दिखता है हमारा प्यारा दोस्त अनिल, अनिल ऐसा दिखता है। और अमोनिया कैसा दिखता है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो भाई लोन पेयर तो इसके पास भी है, लोन पेयर तो उसके पास भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ये देखना है बेसिक नेचर किसका ज्यादा है। तो देखो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होता है, जो लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है, जो जितने अच्छी तरीके से, जितने अच्छे तरीके से लोन पेयर्स को देने की कोशिश करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो ये जो है ये बोलेगा भाई लोन पेयर ले ले, कोई बात नहीं, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बोलेगा मैं तो नहीं दे रहा, क्यों, ऐसा क्यों बोलेगा, बोलेगा भाई मेरे खुद के लोन पेयर का ठिकाना नहीं है। यानी लोन पेयर का ठिकाना नहीं मतलब क्या, इसके अंदर रेजोनेंस होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो जाएंगे। ये बोलेगा कि भाई लोन पेयर तो मेरे रिंग के अंदर ही घूमे जा रहे हैं, मेरे रिंग के अंदर ही घूम रहा है, तो मैं इसको कैसे दे दूं किसी और को। अब रिंग के अंदर कैसे घूम रहा है देखना ध्यान से, जैसे ये NH2 है, NH2, तो ये रिंग के अंदर ही घूमता रहेगा, रिंग के अंदर ही घूमता रहेगा। देखो ये एनिलीन है हमारा प्यारा दोस्त अनिल। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो 2 लोन पेयर है वो यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ चढ़ जाएगा, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे अब इसके। तो ये बन गया प्लस, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो प्लस बन गया। ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गया ये, और ये वाला जो है ये बॉन्ड ये इस पे चढ़ गया, यानी ये माइनस बन गया, और ये इधर तो है ही। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगले स्टेप में ये माइनस बोलेगा मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो ये बोलेगा मैं यहाँ चढ़ जाऊंगा अब डर के मारे, ठीक है। तो NH2 ये तो प्लस ही है, अभी भी प्लस है, तो ये यहाँ चढ़ गया, यानी ये यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। अब ये बोलेगा मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो ये बोलेगा मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो ये इधर आ जाएगा। NH2 देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड ही है, और ये भी डबल बॉन्ड है। फिर इसके बाद ये जो माइनस था वो यहाँ आ गया, तो ये बोलेगा मैं यहाँ आ गया ले, और फिर इसके बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये इस पे चढ़ गया ना इसीलिए। फिर इसके बाद ये यहाँ आ जाएगा, देन उसके बाद ये तो प्लस ही है। फिर उसके बाद ये बोलेगा भाई तू यहाँ आ रहा है, मैं वहां जा रहा हूं ऊपर, तो अब ये वापस बैक ऐसा हो गया सेम जैसा पहले था। बट अंतर सिर्फ इतना सा आ गया इसमें कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड था तो अब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, जहां इसमें डबल बॉन्ड थे ना अब वहां इसमें नहीं है, उसके बाकी बचे हुए हिस्से में आ गए हैं। तो भाई इसके खुद के इलेक्ट्रॉन का ठिकाना नहीं है कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी खुद ही घुमाया जा रहा है, रिंग में टुई 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 करके घुमाया जा रहा है। तो खुद ही इलेक्ट्रॉन को घुमाया जा रहा है, तो दूसरों को क्या देगा, देना आसान है क्या इसके लिए, नहीं। तो अमोनिया के लिए देना आसान है, अमोनिया बोलेगा तू लेना चाहता है लोन पेयर, किसी को अगर मान लो ये देना चाहता है तो बोलेगा तू लेगा लोन पेयर, ले ले कोई बात नहीं ले ले। लेकिन ये तो ऐसा बोलेगा भाई मैं तो खुद ही नहीं पता, मेरे लोन पेयर का तो खुद ही ठिकाना नहीं है। लोकलाइज मतलब ठिकाना होना, लेकिन डी लोकलाइज यानी ठिकाना ना होना।
तो इसलिए यहाँ लिखा है कि एनिलीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसके लोकलाइज ही नहीं है भाई, डीलोकलाइज है, ठिकाना ही नहीं है उनका, जब ठिकाना नहीं है तो फिर क्या फायदा। तो इसकी वजह से ये बेसिक नेचर इसका कम हो जाता है, जबकि अमोनिया का बेसिक नेचर ज्यादा होता है, इसलिए अमोनिया बेसिक नेचर ज्यादा लिखा है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो लोन पेयर बढ़ेंगे, लोन पेयर बढ़ेंगे तो फिर लोन पेयर देना आसान हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे कि OCH3 और CH3 ग्रुप जैसे जैसे आते जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ते जाएगी। बेसिसिटी का मतलब आप ये दिमाग में छाप लो कि इलेक्ट्रॉन देना, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है, फिर तो इलेक्ट्रॉन जब खुद ही ले रहा है तो फिर देगा क्या लोगों को, जब देगा नहीं तो बेसिक नेचर कैसे होगा। तो बेसिक नेचर को डिक्रीज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 और SO3H, तो ये डिक्रीज कर देते हैं बेसिक नेचर को। तो बेसिक नेचर वाला जो टॉपिक है ना उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। माइंस की ना कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन तो अभी भी हम देख के आए हैं, देखो अमाइंस है RNH2 और ये क्या है एल्काइल है। तो एल्काइलेशन में क्या होता है, देखो हेलो एल्केन है ना ये, तो हेलो एल्केन इससे जुड़ता है तो ये क्या होता है यहाँ से माइनस HX हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा RNH और एक और R आ जाएगा इसके पास, फिर याद है फिर दोबारा से माइनस HX होगा अगर RX आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा RNR, फिर दोबारा से RX आएगा, फिर वो बोलेगा कि माइनस HX करो, माइनस HX कैसे करेगा, ये कर ही नहीं पाएगा, तो ये सीधा क्या करेगा R को जोड़ लेगा, तो ये NR R R R और ये हो जाएगा प्लस के अंदर और बाहर X माइनस घूमता रहेगा। तो क्या ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस है जो अभी हम करके आए हैं, वही तो है, सेम बिल्कुल वही रिएक्शन है, सेम कुछ भी अलग नहीं है। दूसरा है एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या करते हैं CH3COCl को बेस की प्रेजेंस में जोड़ते हैं, अमोनिया ये, अब इसकी जगह R भी हो सकता है, ये एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, तो मैंने बेस लिया, तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे हम HCl को माइनस करेंगे, यानी कि ये H है और ये Cl है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा R, या फिर AR भी लिख सकते हैं, NH बचा यहाँ पे और यहाँ से COCH3 आकर के जुड़ जाएगा, ये वाली रिएक्शन होगी। अगर मान लो हमने एनिलीन लिया तो एनिलीन लेंगे, ये वाला हमने रिएक्टेंट लिया, अगर एनहाइड्राइड लिया तो बेस के प्रेजेंस में CH3COH के प्रेजेंस में क्या होगा, ये बनाएगा N फिनाइल। देखो N के पास क्या है, फिनाइल है ना, N फिनाइल मैथ एथ इथेनामाइड, अमाइड ग्रुप है इसीलिए N फिनाइल इथेनामाइड बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद है तीसरे नंबर पे बेंजोलेशन भी कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइन ये रहा RNH2, इसकी बेंजोलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं एसाइल फिनाइल, जो एसाइल क्लोराइड वाला होता है ना उससे रिएक्ट करा देते हैं, तो बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच है, ये याद रखना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इधर से H निकालेंगे, इधर से Cl निकालेंगे। देखो अगर इधर से Cl इधर से H निकाला तो ये ऐसे आकर के जुड़ जाएगा उल्टा होकर के, तो ये NHCO और बेंजीन रिंग, तो इसको कहते हैं N के पास एल्काइल है तो इसको कहते हैं N एल्काइल बेंजामाइड, ये अमाइड ग्रुप है ना, बेंजामाइड, बेंजामाइड N एल्काइल बेंजामाइड, तो N एल्काइल बेंजामाइड बन जाता है। फिर उसके बाद है रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, HNO2 को शॉर्टकट में होनो लिखते हैं, होनो क्यों लिख देते हैं, अब होनो इसलिए लिखा है ताकि रिएक्शंस में ना बनने में आसानी हो, प्रोडक्ट बनाने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे क्या होता है RNH2 है तो एक N ये रहा, एक ही N ये रहा, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब यहाँ पे H2 है और यहाँ पे एक O भी बचा है तो वाटर भी निकल जाता है, बचा क्या OH, तो ROH इसमें प्रोडक्ट बनता है, इसमें क्या बनता है एल्कोहल। अमाइंस की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो हमें ROH यानी एल्कोहल मिलता है। तो पांचवी रिएक्शन जो है वो कार्बिलमीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना इस वाली स्लाइड को। तो कार्बिलमीन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी अमाइंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है देखो, ट्रिक सुनो ध्यान से, ट्रिक ये है कि कार में अमित को बैठाकर क्लोरोफॉर्म संघाओ और बेसमेंट में लेके आओ, मतलब कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में लाओ, इसमें ये करना होता है हमें। कार्बिलमीन रिएक्शंस को याद करने की ट्रिक है,
तो इसमें कार्बिलमिन कार में यानी कि कार्बिलमिन रिएक्शंस, अमित यानी कि अमाइड, अमाइड को क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, ये क्लोरोफॉर्म है CH Cl3, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में बेसमेंट यानी बेस KOH बेस है ना, तो 3KOH लिया यानी कि कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में लेके आओ, तो यहाँ पे क्या होता है 3KCl, देखो 3K ये रहा और Cl ये रहा, तो यहाँ से 3KCl माइनस हो जाता है, 3KCl गया। अब यहाँ पे 3OH भी बचा हुआ है और यहाँ पे दो H ये रहा और एक H ये रहा, तो 3H हो गए और 3OH हो गए, तो OH और H वाटर होता है, तो ऐसे 3 है यानी कि 3 वाटर होगा, तो 3 वाटर माइनस हो गया, बचा क्या हमारे पास R और N और C, तो RNC इसको हम कहते हैं कार्बिल अमीन, RNC को हम कहते हैं कार्बिल अमीन, और इसकी जो स्मेल होती है वो फॉल स्मेल होती है, यानी कि अजीब सी स्मेल आती है, तो फॉल स्मेल है, गंदी सी स्मेल आती है, वो होता है कार्बिल अमीन। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ इसमें प्राइमरी अमाइंस है पक्का, तो कार्बिल अमीन बन रहा है। देन उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट, इसमें क्या होता है ना, हम इसको ना डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस, उसको आपको अगर डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है कि भाई प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो किस तरह से करोगे, देखो आपको ना हिंसबर्ग रिएजेंट चाहिए होगा। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट का मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन ग्रुप है, सल्फोनिल SO2 क्लोराइड Cl, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये रहा स्ट्रक्चर, हिंसबर्ग रिएजेंट का स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हिंसबर्ग रिएजेंट का, इसका यूज किया जाता है। अब देखो प्राइमरी अमाइंस मेरे पास होगा यानी कि RNH2 ग्रुप होगा, तो मेरे पास ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो इसमें क्या होगा, मैं HCl माइनस करूंगा, यानी यहां से H जाएगा और यहां से Cl जाएगा, तो ये ऐसे जाके जुड़ जाएगा इससे, यानी कि ये ऐसा दिखेगा RNH और Cl तो हट गया और H भी हट गया इसमें से, तो ये SO2 जाके ऐसे जुड़ जाएगा और ये रहा बेंजीन रिंग। देन उसके बाद इसमें से भी HCl हटाना है, देखो ये जो होता है ना इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो अगर एक हाइड्रोजन है तो जब मैं इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ ना, KOH यानी बेस, तो ये ना उसमें सोल्यूबल हो जाता है, तो सोल्यूबल हो जाता है, सोल्यूबल क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है इस स्ट्रक्चर में, इसीलिए इन सब की बात मत करना कि बोलो बेंजीन के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ की बात हो रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो सोल्यूबल होगा बेस में, तो सोल्यूबल इन एल्कली, एल्कली में सोल्यूबल हो गया, ठीक। अब R2NH ये सेकेंडरी अमाइन है, 2R ग्रुप है, देन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से HCl निकलेगा, HCl निकला, तो अब ये कैसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा R2N और ये ऐसे जाके जुड़ जाएगा SO2 और ये बेंजीन, तो ये वाला बन गया। अब इसमें देखो आप, इसमें कहीं H है, यहाँ पे H है नहीं है, अगर H है ही नहीं तो भाई ये इनसोल्युबल होगा एल्कली में, इनसोल्युबल इन एल्कली। अब ये देखो R3N है, R3N यानी कि टर्सरी अमाइन, तो टर्सरी अमाइन में भाई इसके पास H तो है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो HCl क्या निकालेगा, निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, तो निकाल ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हो सकती भाई, कितना आसान टेस्ट है। देखो हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिस्टिंग्विश करने का होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, प्राइमरी अमाइन सोल्युबल होता है, सेकेंडरी अमाइन इनसोल्युबल होता है, टर्सरी अमाइन रिएक्शन ही नहीं करता, सिंपल, देख लो एक बार ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देख लो इसको। बात करते हैं एरोमेटिक अमाइंस की, एरोमेटिक अमाइंस मतलब क्या, अनिल हमारा प्यारा दोस्त एरोमेटिक अमाइन है वो, तो NH2 ग्रुप जो इसमें होता है ना एनिलीन में, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, बट बहुत ही पावरफुल एक्टिवेटर होता है, इतना पावरफुल होने की वजह से क्या होता है ना, हमें इसे कंट्रोल करना पड़ता है, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेंगे ना बड़े अजीब अजीब से बनेंगे, जैसे देखो, जैसे अगर मैंने NH2 को डायरेक्ट ले लिया, ब्रोमिनेशन कराने लग गया, तो 3 ब्रोमीन जुड़ रहा है, मुझे तो ऑर्थो पैरा जैसे चाहिए, वो मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मुझे वही चाहिए, ये क्या मिल रहा है भयंकर सा 3 एक साथ ऐसा करके, हैं ऐसा नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक अच्छा खासा प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए ना प्रोटेक्ट कर देंगे, एसिटाइलेशन कर देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, फिर जो मर्जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देंगे उसके साथ, जैसे कि ब्रोमिनेशन कर देंगे, हेलोजिनेशन करते हैं, जो भी करते हैं अगर इसके साथ, तो वो सब कर देंगे प्रोटेक्शन के साथ। तो NH2 ग्रुप को हम किससे, एनहाइड्राइड CH3 CO2 और O पाइरिडिन की प्रेजेंस में करते हैं, तो हमें NHCO CH3 और बेंजीन रिंग उससे जुड़ी हुई है, तो इसको हम कहते हैं एसिटानिलाइड, एनिलीन था ना इसमें, एनिलीन था तो एनिल शब्द यहाँ पे आ रहा है,
और एक दो कार्बन है तो एसिड, तो एसिटाइनिलाइड बोला जाता है इसको। अब हम इसका यूज करेंगे वो जो जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन करवाने के लिए, तब ज्यादा सही रहेगा। तो देखो, अगर मैं डायरेक्ट NH2 को लेकर के ब्रोमिनेशन कर रहा हूं तो मेरे को ऐसे वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है जहां पे NO2 है और Br ऐसे लगे हुए हैं, ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो इधर वाले पे भी और पैरा इस पे। अगर मेरे को मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव लेना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या, एक ही जगह पे ब्रोमीन जोड़ो भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन के बाद ऐसा बना है ना ये, तो ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ब्रोमीन और CH3COH की प्रेजेंस में फिर मुझे ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी ये पैरा पे आके जुड़ जाएगा। बट मुझे ये थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो इसके लिए मैं 3OH माइनस से रिएक्शन कराऊंगा, बेसिक मीडियम में छोड़ दिया इसको मैंने, तो NH2OBr। अब यहाँ पे मुझे ये मिल गया जो मुझे चाहिए था। सल्फोनेशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सल्फोनेशन NH2, ये एनिलीन है ना, एनिलीन से H2SO4 की रिएक्शन कराई तो NH3 प्लस HSO4 माइनस मिला, 452 से 473 केल्विन पे रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला जो है ये पैरा पे भाग जाएगा, तो ये पैरा पे चला गया। पैरा पे जब ये जाएगा तो ये बोलेगा भाई मैं ना ज्यूट्रायन बना सकता हूँ। अब ज्यूट्रायन क्या होता है, ज्यूट्रायन ऐसे होता है ना कि ये जब इसको दे देता है H प्लस, इसको दे देता है, तो ये कहता है मैं NH3 प्लस बन जाऊंगा, और ये कहता है मैं SO3 माइनस बन जाऊंगा, तो इसको ज्यूट्रायन बोलते हैं। अब जो नाइट्रेशन इसमें होती है भाई, वो जो नाइट्रेशन है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनिलीन HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में 288 केल्विन टेम्परेचर पे, देखो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है ये पैरा वाला है भाई, ये मेटा वाला क्यों दे रहा है ये समझ नहीं आ रहा। देखो ऑर्थो पैरा तो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, बट ये मेटा क्यों आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा। तो देखो मेटा आ क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन ये है, मेटा क्यों, अब मेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो जो NH3 है, जो NH2 यानी कि हमारा जो एनिलीन है, एनिलीन ना क्या कर रहा है, जब प्रोटोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो एसिडिक मीडियम है ना, H2SO4 और HNO3, तो H प्लस यहाँ से निकलेगा कि नहीं, तो H प्लस ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस और ये बेंजीन रिंग। तो ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बोलते हैं इसको हम। ये क्या है ना, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन है ना वो ना रिंग को, जो ये रिंग है इसके अंदर जो रिंग है इसको डीएक्टिवेट कर देता है, और जो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, याद करो COOH पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा था वो, तो वो मेटा वाले प्रोडक्ट बना रहा था सारे के सारे। इसीलिए ये एनिलीनियम आयन बनने के कारण, इसीलिए एनिलीनियम आयन होने के कारण यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, बेशक 2% हो रहा है पर हो तो रहा ही है ना। तो क्यों हो रहा है उसके पीछे हम रीजन जान रहे हैं, तो इसका रीजन ये आया कि एनिलीनियम आयन फॉर्म हुआ जिसकी वजह से वो रिंग डीएक्टिवेटिंग है ना, तो रिंग डीएक्टिवेटिंग जो होते हैं वो मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंपल सी बात है, तो इसलिए इसने मेटा प्रोडक्ट बनाया। अब अगर इसका नाइट्रेशन करना है तो ऐसे करूंगा क्या, मैं ऐसे करूंगा तो मेरे को ऑर्थो मेटा पैरा सब मिल रहा है। मैं क्या करूंगा, जो मैंने प्रोटेक्ट करके बनाया था, यानी कि मैंने बनाया था NHCOCH3, ये मैंने प्रोटेक्ट करके बनाया था इसको, तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसको H2SO4 मतलब अब इसका नाइट्रेशन करूंगा, मैं इसका नाइट्रेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, NHCOCH3, और जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा पैरा पे। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, इसकी बेस से रिएक्शन कराऊंगा और फिर ये बन जाएगा NH2 और नाइट्रो ग्रुप पैरा पे ही रहेगा। तो मुझे तो यही चाहिए था, तो मिल गया मुझे, और बड़े आराम से मिल गया। इस तरह से मैंने प्रोटेक्शन करके जो करा था वैसा वाला जब मैंने उसको यूज किया, उसका नाइट्रेशन किया, तब मुझे ये बड़ी आसानी से मिल गया। ये तो देखो क्या मिल रहा है, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों ही मिल रहा है, ये कोई बात है? और मेटा क्यों मिल रहा है वो हमने बता दिया कि इसमें एनिलीनियम आयन फॉर्म हो रहा है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि व्हाई इन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म, बिकॉज, तो इसका आंसर लिख देना, बिकॉज एनिलीनियम आयन इज फॉर्म दैट इज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड फॉर्म मेटा प्रोडक्ट। कंपाउंड की बात करते हैं जो कि डाइअजोनियम साल्ट। ये क्या होता है, अगर मैं N2 प्लस ले लूं और उससे बेंजीन रिंग अटैच है और यहाँ पे X माइनस है, अब ये X क्या हो सकता है, X माइनस, ये Cl माइनस, Br माइनस, HSO3 माइनस हो सकता है, HBF4 माइनस हो सकता है। देखो इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे। अगर क्लोरीन यहाँ आ जाएगा तो इसको बोलूंगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, लेकिन ब्रोमीन आ जाएगा तो मैं बोलूंगा बेंजीन डाइअजोनियम ब्रोमाइड, लेकिन अगर ये आ गया तो मैं बोलूंगा बेंजीन डाइअजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और अगर ये आ गया HBF4 माइनस आ गया तो बोलूंगा बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो ये बनता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है,
तो हमें एनिलीन लेना है, अनिल हमारा प्यारा दोस्त अनिल लेना है, फिर उसके बाद NaNO2 लेना है और फिर उसके बाद 2HCl, उसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे लेंगे तो क्या होगा ना, ये Na और Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो NaCl निकल गया और यहाँ पे एक देखो 2H2 है ना, यानी कि 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन इधर से और 2 हाइड्रोजन इधर से चले गए, फिर इसके बाद 2O यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, तो इसके बाद जो ये N बचा है ये N2 बन जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस के फॉर्म में और ये बेंजीन रिंग से अटैच है। और बाकी जो Cl माइनस जो है, Cl माइनस एक और बच गया ना अभी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है ना, इनसॉल्युबल होता है, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड जो है वो कौन कौन से रिएक्शंस करता है, तो देखो ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, ये इतनी सारी रिएक्शंस है जो करता है, एक एक करके समझते हैं इसको। तो Cu प्लस H3PO2 के साथ प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो बेंजीन N2, ज्यादातर क्या होता है ना, ये बेंजीन ही देता है, मतलब ये दोनों ग्रुप होता है ये भाग जाएंगे, तो ये बेंजीन N2 और H3PO3 और HCl देता है। देन उसके बाद अगर इथेनॉल से रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन N2HCl और CH3CHO देता है यहाँ पे। फिर इसके बाद CuBr, देखो ये सब तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये सेंडमेयर और गेटरमैन और बाल्ज स्टीमन्स रिएक्शन। तो CuBr HBr के प्रेजेंस में CuCl HCl, तो यहाँ पे ब्रोमो और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाता है, तो N2 निकलते हैं साइड में, तो ये सेंडमेयर रिएक्शंस है। जो नेम रिएक्शंस है वो खास तौर पे आपको याद रखनी है। फिर CuHCl पाउडर और CuHBr पाउडर, देखो यहाँ पे ना, देखो जो गेटरमैन रिएक्शंस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर का यूज करते हैं, जबकि सैंडमेयर में क्या होता है, हम साल्ट CuBr यानी साल्ट है ना, तो साल्ट का यूज कर रहे हैं। सैंड यानी साल्ट, सैंड यानी साल्ट, ऐसे मान लो आप। जो रेत होती है, रेत रेत और नमक एक जैसा लगता है कि नहीं, देखने में चमकता रहता है, तो जो साल्ट है और जो सैंड है वो सैंडमेयर रिएक्शन में सॉल्ट का यूज करते हैं, गेटरमैन में पाउडर, तो कॉपर पाउडर का यूज करते हैं। अगर HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, और अगर Br लेंगे HBr करके लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और अगर KCN और CuCl लेंगे तो साइनाइड यानी कि बेंजो साइनाइड ग्रुप जुड़ गया तो इसको कहेंगे बेंजो नाइट्राइल और N2 निकल जाएगा। ज्यादातर N2 गैस सब में निकल रही है, सब में ही N2 गैस निकल रही है, अगर ध्यान से देखो तो, बस बाल्ज स्टीमन्स में नहीं निकल रही, उसमें भी निकलती है N2 गैस, क्योंकि देखो ये जब यहाँ से जाएगा तो N2 गैस यहाँ पे भी लास्ट में निकल ही जाएगी, तो सब में N2 गैस निकल ही रही है। अब Ki की बात करें तो इसमें आयोडोबेंजीन बनता है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाल्ज स्टीमन्स, इसमें क्या होता है HBF4 आता है और HCl निकल जाता है, तो जब HCl निकलता है तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है N2 प्लस BF4 माइनस और बेंजीन रिंग अटैच है। फिर उसके बाद ये गर्म करते हैं तो डायरेक्ट ये फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। सवाल एग्जाम में ये आ रखा है पहले कि फ्लोरोबेंजीन जो है, फ्लोरोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो बाल्ज स्टीमन्स रिएक्शंस करके दिखाना होगा वहां पे हमें, और N2 निकल जाता है। फिर इसके बाद अगर H2O H2SO4 की वजह से बॉइलिंग करते हैं तो हमें मिलता है फिनोल, OH से बेंजीन जुड़ा होता है, फिनोल कहते हैं ना, फिनोल है, और फिर N2 और HCl मिलता है। तो ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सैंडमेयर रिएक्शंस, गेटरमैन रिएक्शन और बाल्ज स्टीमन ये खास तौर पे आपको याद रखनी है, तो इसको अच्छे से देख लो। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एजोडाई टेस्ट करना है, यानी कपलिंग रिएक्शंस भी कहते हैं इसको, कपलिंग, कपल यानी कि जोड़े बनाना। तो जोड़े बनाने में क्या होता है, एक दूल्हा चाहिए होता है, एक दुल्हन, तो इसमें दूल्हा फिक्स है। अब दूल्हा कौन है, वो हमारा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, देखो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, तो दूल्हा हमारा फिक्स है। इसमें चेंज हो रही है तो दुल्हन चेंज हो रही है बस। तो ये इसमें फिनोल है, फिर उसके बाद ये है एनिलीन, तो फिनोल के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ से HCl निकल जाएगा, तो एक कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा बेंजीन, फिर इसके बाद N2, फिर इसके बाद ये डायरेक्ट इससे ये वाला आ जाएगा दोबारा से, फिर इसके बाद OH। तो इसको देखो पैरा वाली पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो इसको हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, और ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। देन इसके बाद इसमें भी दूल्हा फिक्स है, बस दुल्हन चेंज है, तो इसमें क्या करना है, HCl जो है HCl घटा देना है, HCl माइनस कर देना है, ये H प्लस मीडियम में होता है, ये याद रखना। देन उसके बाद ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ये, फिर उसके बाद N2, फिर उसके बाद ये इधर आ जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, तो ये हो गया NH2। और ये देखो पैरा पे अमाइन ग्रुप है, तो पैरा अमीनो अजोबेंजीन, और ये येलो कलर की डाई होती है। तो ये कपलिंग रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आ सकती है
कि कपलिंग रिएक्शंस को करके दिखाओ, एक्सप्लेन करो इस तरह से। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस लिख देनी है, एक तो ऑरेंज डाई बना देना है और एक येलो डाई बना देना है। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब आपको ना सिर्फ इस चैप्टर से काम नहीं चलने वाला, आपको पिछले 3 चैप्टर अगर आपको देखने हैं ना, जो कि हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और उस लेक्चर को देखो, क्योंकि भाई एग्जाम एकदम पास में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।